नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह राजस्थान से। असम के कुछ बच्चों के आग्रह पर, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पर पसंद किया मेरे कुछ वीडियोस को, तो मैं रेखाचित्र और संस्मरण से जुड़े उनके एमए के एक प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ नोट्स प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसी कड़ी में एक अंतिम नोट्स का स्वरूप और प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्मरण प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, 1907-1987 का प्रतिपाद्य। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र और संस्मरण कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी की अपेक्षा सर्वथा नूतन विधाएं मानी जा सकती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि ये दोनों ही स्वतंत्र विधाएं हैं, परंतु इनका उद्भव और विकास साथ साथ हुआ है तथा इनके लेखक इन दोनों ही विधाओं में लिखते रहे हैं। इसीलिए कभी कभी इन विधाओं की कृतियों के मध्य विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इस लेख की लेखिका महादेवी वर्मा के लेखों में तो विशेष रूप से वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख या निबंध को संस्मरण कहते हैं, जबकि रेखाचित्र एक ऐसा साहित्यिक चित्र होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप की शब्दों के माध्यम से मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की जाती है। संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है, जबकि रेखाचित्र में वस्तु परक दृष्टिकोण की। संस्मरण प्रायः विवरणात्मक होते हैं, जबकि रेखाचित्र इतिवृत्तात्मक। संस्मरण में रचनाकार का व्यक्तित्व भी उभर जाता है, जबकि रेखाचित्र में प्रायः नहीं। लेकिन जब किसी रचना में उक्त दोनों ही विशिष्टताएं समाहित हो जाती हैं तो उसे संस्मरणात्मक रेखाचित्र कह दिया जाता है। इस दृष्टि से महादेवी वर्मा के अनेक लेख उल्लेखनीय हैं। यह लेख भी इसी वर्ग का संस्मरणात्मक रेखाचित्र माना जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी के मूर्धन्य कलमकार हैं। कथा साहित्य के तो वे सम्राट कहे जाते हैं। इस पाठ की लेखिका, जो स्वयं ही एक श्रेष्ठ कलमकार रही हैं, उनके निकट आने का सौभाग्य मिला था। अतः उन्होंने उनके संबंध में जो कुछ भी लिखा है उसे न तो एक विशुद्ध लेख माना जाना चाहिए और न अंध आस्था, बल्कि इसको हमारे एक विशिष्ट रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी विश्वसनीय एवं संग्रहणीय दस्तावेज के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से इसमें प्रेमचंद जी के प्रति आरंभ से अंत तक लेखिका की विनम्र आस्था निवेदित हुई है, परंतु कहीं भी अतिरंजना का निदर्शन दृष्टिगत नहीं होता। लेख में लेखिका का व्यक्तित्व और कृतित्व भी प्रासंगिक रूप से मुखर हुआ है, इसीलिए इसे महादेवी वर्मा का एक विशिष्ट लेख माना जा सकता है। सन 1917 से लेकर 1936 ईस्वी के बाद तक के संदर्भों पर आधारित यह लेख प्रेमचंद जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी माना जा सकता है। इसके प्रतिपाद्य के कुछ प्रमुख तथ्यों का अवलोकन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, खड़ी बोली हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठा। हिंदी साहित्य के रीति काल तक साहित्य में अभिव्यक्ति को ही विशिष्ट माना गया था। भाषा को लेकर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार एक सार्वदेशिक भाषा के महत्व की आवश्यकता बताई। फिर 1905 ईस्वी के बंग भंग के स्वदेशी आंदोलन में खड़ी बोली को स्वदेशी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करने का सुयोग भी जुटाया। हिंदी भाषा के स्वरूप, विशेषकर शब्द और व्याकरण को लेकर मतांतर तो रहे, लेकिन प्रेमचंद और प्रसाद के समय तक हम अपने इस प्रयास में बहुत कुछ सफल भी हो गए। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद द्वारा अपनाया गया हिंदी का स्वरूप ही आज बहुमान्य है और इसके लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रसंगवश यह तथ्य भी ध्यान रखने का है कि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे और वहाँ प्रतिष्ठित भी हो गए थे, परंतु देश हित में उन्होंने उस हिंदी में ही लिखना पसंद किया जो जन जन तक सहजी प्रतिष्ठित हो सके।
लेखिका के एतत् संबंधी प्रश्न के उत्तर में उनके द्वारा दिया गया उत्तर अवलोकनीय है। हिंदी ही स्वतंत्र भारत की भाषा हो सकती है, मैं उसी में अपनी बात कहना चाहता हूँ। नंबर 2, प्रतिभा का सम्मान। महादेवी वर्मा का संबंध अपने समय के हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों से रहा है, लेकिन प्रेमचंद जी संभवतः उनके अधिक निकट रहे हैं। 1923 ईस्वी में उन्होंने उनसे अपने प्रथम परिचय का उल्लेख किया है, जिसके मूल में उनकी कविता की प्रेमचंद जी द्वारा की गई प्रशंसा है। इसके उपरांत प्रथम मिलन में स्थापित आत्मीयता ने उनके संबंधों को निरंतर और भी सबलता प्रदान की है। भक्तिन के प्रसंग में लेखिका प्रेमचंद जी की रचना धर्मिता की कायल बन गई है और शिवरानी देवी के सानिध्य में उनके संबंधों को शायद रक्त संबंधों जैसी निकटता प्रदान करती है। नंबर 3, नारी सम्मान। सामान्यतः नारी सम्मान को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को प्रदान किया जाता है। इसके लिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो सदृश पंक्तियों को उद्धृत किया जाता है, परंतु सत्य यही है कि प्रेमचंद के साहित्य में नारी को इससे कम सम्मान नहीं मिला है। गोदान के अंतर्गत उन्होंने प्रोफेसर मेहता के इस कथन द्वारा नारी को जिस प्रकार श्रेष्ठ सिद्ध किया है वह स्वयं में अभिनव है। पुरुष में जब स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, लेकिन स्त्री में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो उल्टा बन जाती है। इस संबंध में यह माना जाता है कि प्रसाद अपनी भाभी से प्रभावित थे और प्रेमचंद शिवरानी देवी से। महादेवी जी की ये पंक्तियाँ इस तथ्य का समर्थन करती हैं कि वे अर्थात महादेवी के सानिध्य में आने वाली शिवरानी जी बड़ी अनुशासन प्रिय थी और प्रेमचंद जी की सहयोगिनी होने के साथ साथ उनकी अभिभावका का कर्तव्य भी निभाती थी। मेरा विश्वास है कि उनके अभाव में प्रेमचंद जी न इतना लिख पाते और न इतना हंस पाते। नंबर 4, जीवन दर्शन। प्रत्येक रचनाकार का अपना स्वतंत्र जीवन दर्शन होता है, जिसके अनुरूप वो अपनी रचनाओं का सृजन करता है, लेकिन इसके मूल में अन्य मनीषियों की मान्यताओं की प्रभाव उत्पादकता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे गांधी, मार्क्स और दयानंद सरस्वती से विशेष प्रभावित थे, किंतु किसी के अंध समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक उपादेयता को प्रतिष्ठित करना था। शिवरानी देवी से उन्होंने आर्य समाज अर्थात दयानंद सरस्वती की मान्यताओं से प्रभावित होकर विवाह किया था, क्योंकि बेटा वो बाल विधवा थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन गांधी और मार्क्स के प्रभावों का स्पष्ट और तर्कसंगत उल्लेख हुआ है। गांधी जी का विश्वास था कि मनुष्य भीतर से अच्छा हो जाए तो उसके द्वारा निर्मित बाह्य व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। मार्क्स की मान्यता थी कि व्यवस्था अच्छी हो तो उसके भीतर मनुष्य अच्छा हो जाएगा। नंबर 5, युग दृष्टा रचनाकार। साहित्यकार सामान्यतः 2 रूपों में अपनी रचना धर्मिता को प्रतिपादित करता है, युग सृष्टा और युग दृष्टा। एक के अंतर्गत वह आने वाले समय की अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर सृजन करता है, जिसमें कल्पना का तत्व प्रभावी होता है, तो दूसरे के अनुसार वह आगत की संभावनाओं को स्थापित करता है। प्रेमचंद इसी दूसरी कोट के रचनाकार हैं। उन्होंने आने वाले समय से जुड़ी संभावनाओं को बहुत ही बेबाक तरीके से प्रस्तुत किया है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनका उनके समय में पुरजोर विरोध हुआ था, परंतु अंततः विजयश्री प्रेमचंद की ही पक्षधर बनी। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए लेखिका लिखती है, ऐसे दुस्साहसी न उत्पन्न हो तो मानव जाति को अमरता पर से अपना दावा हटा लेना पड़े। नंबर 6, रेखा चित्र का प्रभाव। महादेवी वर्मा रेखाचित्र और संस्मरण की दक्ष लेखिका मानी जाती हैं। दोनों विधाओं की भले ही अलग अलग सत्ता स्वीकार की जाती है, परंतु सत्य यही है कि महादेवी जी ने दोनों शैलियों का परस्पर पूरक के रूप में उपयोग किया है। यह लेख भी संस्मरण के रूप में ही लिखा गया है और इसी रूप में संकलित भी है, परंतु प्रेमचंद के प्रथम दर्शन में उनके स्वरूप का उन्होंने जो अंकन किया है उसमें उनकी रेखा चित्र लेखिका की दक्षता ही प्रभावी मानी जा सकती है। ऐसे स्थल और भी हैं, परंतु सभी सर्वथा स्वाभाविक ही हैं। इस प्रकार प्रेमचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत यह लेख एक विशिष्ट सृजन माना जा सकता है। इसकी एक विशिष्टता महादेवी जी की भाषा शैली भी है, जो गद्य लेखन में छायावादी कवियों की एक द्वितीय
अद्वितीय विशिष्टता के रूप में स्थापित है। तो उम्मीद है बेटों आपको ये लेख पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।